Good evening, sir. Everyone, please switch on your cameras. नमन, क्या हो गया? तबीयत खराब है क्या? नो सर। अच्छा, कहीं बाहर आए हुए? यस सर, वो एक्चुअली नेट नहीं चल रहा था तो पापा को इसमें आ गया। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, सेफ रहो, सेफ रहो। ओके बच्चों, चलो कंडक्टेंस हम लोग को करना है। सो कंडक्टेंस क्या होता है? इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, राइट? सो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस मींस 1 upon r will give you conductance. So resistance is what? The property of the conductor to stop the flow of current is called resistance. और कंडक्टेंस क्या होगा? प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर विच अलाउज द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड कंडक्टेंस. सो जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा हम कहते हैं कि उतना ज्यादा कंडक्टेंस है, और जितना कम करंट फ्लो करेगा दैट मीन्स उतना ज्यादा रेजिस्टेंस है ना? जब रेजिस्टेंस हाई होगा तो करंट कम होगा, जब कंडक्टेंस हाई होगा तो करंट ज्यादा होगा. सो जस्ट ये क्या है? उल्टा है एक दूसरे का. सो कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. सो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस होता है. इसको डिनोट जी से करते हैं, मतलब जो कंडक्टेंस को जी से लिखेंगे, जी इज इक्वल टू 1 upon r. सो कंडक्टेंस G इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस. ये रिलेशन हो गया कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस के बीच में. नाउ यूनिट क्या हो गया इसका? यूनिट इज पर ओम और सीमेन, राइट? सिंबल इसका S होता है. देखो, रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम, तो अगर रेजिस्टेंस का यूनिट ओम है तो G का यूनिट क्या हो जाएगा? 1/ओम हो जाएगा, 1 अपॉन रेजिस्टेंस, मतलब ओम इनवर्स हो जाएगा, जिसको हम लोग ओमेगा इनवर्स भी लिख सकते हैं, राइट? ओमेगा इज द सिंबल फॉर ओम, तो ओमेगा इनवर्स भी लिख सकते हैं. और सिंबल यहाँ पे क्या हो गया? जो सीमेन का जो सिंबल है दैट इज कैपिटल एस. सिंबल ऑफ सीमेन इज कैपिटल एस. अब सीमेन कोई यूज नहीं करता है, ऑब्सोलीट हो चुका है. ज्यादातर आप देखोगे ओम इनवर्स या फिर ओमेगा इनवर्स ही हम लोग यूज करते हैं. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. यस. Now limitation of Ohm's law. See, Ohm's law is not valid everywhere. ऐसा नहीं कि Ohm's law दुनिया में हर जगह वैलिड हो जाएगा, ऐसा नहीं, राइट? सो कुछ कुछ ऐसे भी मटेरियल होंगे जहां पे Ohm's law इज नॉट वैलिड. तो Ohm's law जब वैलिड होता है तो हमें पता है कि अगर वोल्टेज और रेजिस्टेंस के अबाउट हम लोग ये जो वी आर ग्राफ बनाते हैं, वी आर ग्राफ मतलब वोल्टेज, और वी आई ग्राफ, सॉरी, जो वी आई ग्राफ हम लोग बनाएंगे, तो ये जो वी आई ग्राफ हम लोग बनाते हैं वोल्टेज और करंट के बीच में, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन आता है और वो स्ट्रेट लाइन जो है ये ओरिजिन से पास करता है, तब हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे ये ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल इन दिस काइंड ऑफ कंडक्टर. अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, वी आई ग्राफ हम लोग बनाते हैं वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ, ये कुछ इस तरह का कर्व आ जाता है, तो वी से दैट ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल. भाई, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. जब आप ग्राफ बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा ना. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ बनाते हैं तो स्ट्रेट लाइन मिलता है, बट यहाँ पे अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है, मतलब वोल्टेज इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. Voltage is not directly proportional to current. So because voltage and current are not directly proportional, Ohm's law is not valid. So when Ohm's law is valid, you will get a straight line passing through the origin, and when Ohm's law is not valid, you will get a curved line. So Ohm's law is obeyed only when the temperature of the conductor remains constant. If you are changing the temperature of the conductor, what happens? हम लोगों ने बात पहले की है, टेम्परेचर अगर चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? चेंज कर जाएगा. और जब रेजिस्टेंस चेंज कर जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया कि
रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहा, रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहा मतलब चेंज कर रहा है, तो उस केस में ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। अब अगर अगर कभी कभी क्या है कि वीआई ग्राफ दिया हुआ होता है और उस वीआई ग्राफ से हम लोग को रेजिस्टेंस निकालना होता है। So if we have to calculate the resistance from the voltage current graph which is given, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये हमारे पास VI ग्राफ दे रखा है, हम लोग इस ग्राफ पे कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं, we take 2 points P and Q on this graph. Then what you do, you draw a line parallel to Y axis and draw a line parallel to X axis. Wherever this meets at 90 degree, this distance, you know, this distance is equal to delta V, change in voltage, and this distance is delta I, that is change in current. So resistance is actually slope of VI graph. So resistance is slope of VI graph. और आपको पता है कि स्लोप क्या होता है, y by x होता है, जितना डिस्टेंस इधर y के तरफ है और जितना डिस्टेंस ये x एक्सिस के तरफ है, दैट इज द स्लोप. सो स्लोप मींस डेल्टा v by डेल्टा i, दैट विल बी द स्लोप. y अपॉन x, किसी भी लाइन का जो स्लोप निकालते हैं, दैट इज y अपॉन x. सो स्लोप इज ऑलवेज इक्वल टू y अपॉन x. तो यहाँ पे y क्या है, डेल्टा v है, x क्या है, डेल्टा i है, तो स्लोप क्या हो जाएगा, डेल्टा v बाई डेल्टा i. तो यहाँ पे अगर हम लोग को ग्राफिकली निकालना होगा रेजिस्टेंस, तो ग्राफ दिया हुआ है तो हम लोग दो पॉइंट ले लेते हैं ग्राफ पे और ये डिस्टेंस डेल्टा v और डेल्टा i मेजर कर लेंगे और उससे हम लोग रेजिस्टेंस निकाल लेंगे किसी भी कंडक्टर का यूजिंग द वोल्टेज करंट ग्राफ. आया रहा, हमको समझ में आ गया? Yes, sir. Everyone, Navya, you have understood? Navya, Hansuza, Yes, sir. and Daksh. जीवन में पहली बार तुम Yes, sir. नाम के साथ ज्वाइन किए हो, तो यही मेरे लिए बहुत बड़ा बड़प्पन वाला चीज है. बहुत बहुत धन्यवाद, नमन है तुमको. No नमन, problem. ये नमन अपना वाला नमन नहीं, मेरा नमन है ना तुम्हारे लिए. तो भैया कैमरा भी ऑन कर लीजिए, दक्ष आप भी कैमरा ऑन कर लीजिए. आयुष तो सुनते नहीं है मेरी बात, है ना, उन्होंने तो मान ही लिया है कि कैमरा नहीं ऑन करेंगे. बेटा जिस दिन पीटीएम होगा ना, उस दिन हम निकालेंगे अपना, ठीक है? मत सुनो तुम मेरी बात. नहीं सर, ऐसा नहीं. ऐसा नहीं है तो फिर कहाँ, तुमको 1 करोड़ बार बोल चुके, तुमको कैमरा तो ऑन करते नहीं. दिशा, नव्या एंड हंसुजा, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा. चलिए, ग्राफ इज प्लॉटेड फॉर V अगेंस्ट I. तो जब हम लोग वोल्टेज और करंट ग्राफ बनाते हैं, ये VI ग्राफ हमारा आ गया. अब when we draw the VI graph, so by taking V on Y axis and I on X axis, so voltage is taken on Y axis and current is taken on X axis, which is found to be a straight line. तो अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं और एक straight line मिलता है, this verifies Ohm's law. So whenever you get a straight line, when you draw a VI graph passing through the origin, that means that this voltage current graph is following the Ohm's law, and Ohm's law is valid here. Clear है बच्चों? अब स्लोप ऑफ VI ग्राफ, जैसा कि मैंने अभी पीछे वाले स्लाइड में बताया था, स्लोप ऑफ VI ग्राफ हमें क्या बताता है, रेजिस्टेंस बताता है. तो आपको पूछेगा कि अगर कोई VI ग्राफ दिया हुआ है, उसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, सो दैट इट रिप्रेजेंट्स अ रेजिस्टेंस. सो लेट्स से मैं फटाफट बना लूं, ये वोल्टेज है, ये करंट है, और लेट्स से ये हमारा VI ग्राफ है. तो स्लोप निकालने के लिए जैसा मैंने बोला कि एक डेल्टा V यहाँ पे जो चेंज है वोल्टेज का, और जो चेंज है यहाँ पे डेल्टा I है ना, इसको यहाँ पे लेके जाओगे तो ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, डेल्टा V, चेंज इन वोल्टेज होगा. और इधर जो हम लोग एक्सटेंड करेंगे, ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या आएगा, बिकॉज I एक्सिस करंट एक्सिस पे है, तो चेंज इन करंट होगा डेल्टा I. सो डेल्टा V, डेल्टा का मतलब होता है चेंज. ये जो साइन है ना डेल्टा V, इसका मतलब फिजिक्स में चेंज इन V. उसी तरह डेल्टा I है मतलब चेंज इन करंट. तो चेंज इन वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन करंट इज द स्लोप ऑफ VI ग्राफ, एंड विच इज इक्वल टू व्हाट, resistance. Clear? So slope Yes. of straight line on VI graph, that is delta V by delta I, gives the resistance R of the conductor. So R is given by delta V by delta I, that is slope of V versus I graph.
Obviously, greater is the slope of VI graph, greater is the resistance of the conductor. जितना ज़्यादा स्लोप होगा VI ग्राफ का, उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उस कंडक्टर। ठीक है बच्चों? तो अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं तुमसे, एप्लीकेशन बेस्ड। देखो, तुम्हें 3 ग्राफ दिया हुआ, ये R1 रेजिस्टेंस का है, R2 का है, R3 का है। तो तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है ना। पहला, R1 इज लेस देन R2 इज लेस देन R3। दूसरा, R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3। तीसरा, R1 इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3। और चौथा ऑप्शन, R1 इज ग्रेटर देन R2 इज लेस देन R3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बताओ, एनीवन? Hansuja, I'm not able to hear. Are you answering the question? Sir, एक सेकेंड बेटा। हाँ हंसुजा, बताओ क्या ऑप्शन आप बता रहे हो? The first one. फर्स्ट वन। ओके, हंसुजा ने बोला फर्स्ट वन। और एक एक करके मैं पूछता हूँ। नमन, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? सर ऑप्शन 2। नमन ने बोला ऑप्शन 2। दक्ष? सर ऑप्शन 1। दक्ष ने भी बोला ऑप्शन 1। अक्षर? सर ऑप्शन 2। अक्षत ने बोला ऑप्शन 2। सैनिक स्कूल चल रहा है ऑप्शन 2 पे। नव्या? Sir, option 1. नव्या ने बोला ऑप्शन 1। और दिशा? So option 1. वो वोट तो ऑप्शन 1 का बढ़ता जा रहा है। हंसुजा ने बता दिया। आयुष? सर ऑप्शन 1। ऑप्शन 1। और इतने सारे लोग सब गलत हैं। ऑप्शन 1 गलत आंसर है, ऑप्शन 2 सही आंसर। तो देखो, मैंने क्या बोला था कि स्लोप रिप्रेजेंट्स रेजिस्टेंस। मोर द स्लोप, यहाँ पे लिखो ग्रेटर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ग्रेटर इज द स्लोप। स्लोप का मतलब समझते हो ना? कोई भी अगर हम लोग वो जो पार्क में जाते हैं, तो वो जो नहीं होता है, जो बच्चे के जो वो, उसको क्या कहते हैं यार, क्या कहते हैं इंग्लिश में? दक्ष बताएगा। व्हाट डू यू कॉल व्हेन यू गो अराउंड दैट? ऊपर जाके वो जो फिसल के नीचे तक आते हैं, उसको क्या कहते हैं? स्लाइड। स्लाइड। ओ स्लाइड, यस। तो ये जो स्लाइड्स हैं, जिसका स्लाइड में ज्यादा ये स्लोप है, स्लोप का मतलब जितना ज्यादा ये ऐसे उठा हुआ है, एलिवेटेड है, वो उतना ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा स्लोप किसका है यहाँ पे? R1 वाले का स्लोप सबसे ज्यादा है ना। स्टीप कौन है ज्यादा? स्टीप मतलब स्लोप। स्टीप जो जितना ज्यादा होगा, वो उसका स्लोप उतना ज्यादा होगा। R1 सबसे ज्यादा स्टीप है, तो R1 का स्लोप ज्यादा है एज कंपेयर टू R2, एज कंपेयर टू R3। सो रेजिस्टेंस R1 विल बी greater than R2 will be greater than R3. So option 2 is the correct answer. Clear है सबको? यस Yes. सर। बहुत बढ़िया। हम लोग सेकंड पे चलते हैं। सबको समझ में आ गया ना? Navya, Disha and Hansuja, you have understood, right? Yes, sir. Great. So this kind of question comes quite often. I have seen not many times these kind of questions come. So let's go to the next slide now. Ohmic resistors. So there are two kinds of resistors. One is called ohmic resistor and the other is called non-ohmic resistor. So ohmic resistors are those resistors which follow Ohm's law, and non-ohmic resistors are those resistors which do not follow Ohm's law. So there will be certain material which will be following Ohm's law. Such resistors made out of that material are called ohmic resistors. So the conductors which obey the Ohm's law are called ohmic resistors or linear resistances. So in general, जो तुम्हारे पास जितने भी हैं, है ना, जो भी तुम आसपास देखते हो मटेरियल, वो ओमिक रेजिस्टर्स जनरली होते हैं। नॉन ओमिक रेजिस्टर्स के एग्जांपल्स हैं जो सेमीकंडक्टर्स हैं। दिस विल बी अ नॉन ओमिक रेजिस्टर।
राइट। उसका तुम VI ग्राफ अगर सेमीकंडक्टर का बनाते हो तो कुछ इस तरह से बनता है। सो ये हमारा वोल्टेज करंट रिलेशन है सेमीकंडक्टर्स का, VI ग्राफ। तो यहाँ पे देखो ये पूरा कर्व है, राइट। कुछ पोर्शन में स्ट्रेट होता है, जैसे यहाँ पे स्ट्रेट है, इतने दूर स्ट्रेट है, बट बाकी टाइम तुम ये देखोगे कर्व हो, राइट। तो कुछ रीजन्स में ओम्स लॉ फॉलो होगा, कहीं पे नहीं फॉलो होगा। तो ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं, सेमीकंडक्टर्स के एग्जांपल कौन बताएगा मुझे? पहले तो व्हाट आर सेमीकंडक्टर्स? Sir, there are both conductors and insulators. Which are neither fully conductors and neither fully insulators. They lie between conductors and insulators. They will neither allow the current to flow through it एकदम आराम से, ना ही वो पूरी तरह से रोकेगा, राइट। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। एग्जाम्पल सेमीकंडक्टर्स के 2 एग्जाम्पल कौन देगा? सर मैं दूं? हाँ बताओ। सर सिलिकॉन, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, बहुत बढ़िया। ये दोनों हम लोग यूज करते हैं किसमें पता है? चिप्स को डेवलप करने में। जो ये चिप्स मतलब वो खाने वाला चिप्स नहीं, जो लेज वाला चिप्स होता है ना। ये चिप्स मतलब जो सेमीकंडक्टर चिप्स होते हैं, जो कि हम मोबाइल वगैरह में यूज करते हैं ना, अंदर चिप्स यूज करते हैं, राइट। इंटीग्रेटेड चिप्स होते हैं ना, जिसके ऊपर हम लोग अलग अलग इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगाते हैं। वो जो जैसे आपके कंप्यूटर में मदरबोर्ड है, वो भी एक चिप है बेसिकली, उसके ऊपर कई सारे चिप्स, इंटीग्रेटेड चिप्स लगे होते हैं, राइट। तो ये जो डिवाइसेस हैं, जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है, इसको यूज करके हम लोग वो चिप्स बनाते हैं, जो कि हमारे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आज के डेट में लगा हुआ रहता है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। So these are examples जो हम लोग बात कर रहे थे. These are the 2 examples of semiconductors, silicon and germanium. Okay. Now let's go to the next one. तो जो ohmic resistors है ना, for such resistors a graph plotted for potential difference V against current I is a straight line passing through the origin. तो ohmic resistor होगा तो उसका जो ग्राफ होगा, voltage current graph, VI graph, that will be a straight line passing through the origin. ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. Non-ohmic resistors, the conductors which do not obey Ohm's law are called, ठीक है, which do not obey Ohm's law are called the non-ohmic resistors or non-linear resistances. Linear resistances जिसका VI graph straight line है, non-linear resistance जिसका VI graph straight line नहीं है. So for these conductors, the graph plotted for the potential difference V against current I is not a straight line, but it is a curve, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं. और यहाँ पे जो रेजिस्टेंसेस निकालते हैं ना, वो डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है. मतलब एक पर्टिकुलर वोल्टेज और करंट पे रेजिस्टेंस कुछ और होगा, दूसरे वोल्टेज और करंट पे रेजिस्टेंस कुछ और होगा. तो जो रेजिस्टेंस होता है, मैंने क्या बताया था, स्लोप से रेजिस्टेंस पता चलता है. तो अगर हम लोग इस पॉइंट पे देखना है ना, तो हम लोग यहाँ पे एक टेंजेंट बनाते हैं इस पॉइंट पे. इस टेंजेंट का जो स्लोप होता है ना, वो हमारा रेजिस्टेंस देता है. और इस पॉइंट पे अगर देखना है तो यहाँ पे हम लोग टेंजेंट बनाएंगे, और इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा ना, वो इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस होगा. तो रेजिस्टेंस देखो चेंज कर रहा है, इस पॉइंट पे कुछ और रेजिस्टेंस है, इस पॉइंट पे कुछ और रेजिस्टेंस है, राइट. सो हियर द रेजिस्टेंस चेंजेस. क्लियर है बच्चों? यस. सो और रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? उस पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट बनाएंगे, और उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, दैट विल गिव यू द रेजिस्टेंस ऑफ अ नॉन ओमिक रेजिस्टर. देखो निकालने नहीं आएगा तुमको, बट अभी नॉन ओमिक रेजिस्टर्स बता रहे हैं, तुम्हें पता होना चाहिए जानकारी के लिए. यू विल नॉट बी आस्क्ड टू फाइंड इट आउट.
नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर. ठीक है, so factors affecting the resistance of a conductor. So there are these 4 factors which depends on which the resistance of a conductor depends. है ना, ये हम लोग पहले भी किए थे जब हम लोग कर रहे थे रेजिस्टेंस के बारे में. तो हम लोगों ने देखा था कि रेजिस्टेंस 4 चीज पे डिपेंड करता है. मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, थिकनेस ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है. ठीक है, सो दीज आर द 4 factors on which resistance of conductor depend. Material of conductor मतलब कि हम लोग कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं कंडक्टर बनाने के लिए, है ना. हो सकता है हम लोग कॉपर यूज कर रहे हैं या फिर स्टील यूज कर रहे हैं या जो भी कंडक्टर का मटेरियल यूज कर रहे हैं. हर मटेरियल का अपना एक रेजिस्टिविटी हो और हेंस रेजिस्टेंस चेंज करे, है ना. तो वो जो मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है उसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं. इसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी. So resistivity of a material changes with material. Every material will have a separate resistivity, different resistivity. ठीक है, ये मटेरियल का अपना प्रॉपर्टी है. उसी तरह लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड कर रहा है, एल पे डिपेंड कर रहा है, थिकनेस ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड कर रहा है. मतलब जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है तो ये इसका लेंथ हो जाता है और ये जो एरिया है ना जो कट करेंगे इस एरिया को, इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं. थिकनेस ऑफ कंडक्टर, इसको हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं. क्रॉस सेक्शन का मतलब इसको अगर हम लोग कट करें तो इधर साइड से जो हमें एरिया दिखेगा उसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं. मतलब उसके लेंथ के अबाउट क्रॉस कर दो उसके सेक्शन को, सेक्शन मतलब कट, तो वो जो एरिया हमें दिखेगा दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. सो ये ए पे डिपेंडेंट है और टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर टी पे डिपेंडेंट है. सो ये 4 फैक्टर्स पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंडेंट होता है. कैसे डिपेंडेंट है अभी हम लोग आगे के स्लाइड्स में देखेंगे. सो ये क्वेश्चन भी काफी पूछा जाता है, व्हाट आर द 4 फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स. सो इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर. ओके, सो अभी आते हैं हम लोग डिपेंडेंस ऑन मटेरियल ऑफ कंडक्टर. तो अभी तुरंत हम लोग पढ़ भी रहे थे, कुछ कंडक्टर्स ऐसे हैं जो पूरे करंट को अपने थ्रू फ्लो करने देते हैं, मतलब दे आर गुड कंडक्टर्स. अगर गुड कंडक्टर्स उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, लेस होगा, है ना. और उसके बाद कुछ कंडक्टर्स हैं जो अपने थ्रू करंट फ्लो नहीं करने देते हैं, मतलब दे आर पुअर कंडक्टर्स और वहां पे रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा. सो डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. भाई जितना फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा कंडक्शन इजी होगा. इलेक्ट्रिसिटी को कौन कंडक्ट करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन से तो कंडक्ट करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट. तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा करंट है, इसका मतलब उतना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन है. जितना अच्छा कंडक्टर है उतना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन है. उतना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन है तो उतना ज्यादा आराम से अलाउ करेगा करंट को फ्लो करने के लिए. तो कंडक्टर अगर बेटर है तो it will allow current to flow through it easily. And because every material will have, मतलब हर मटेरियल अलग उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उसके एटम्स का. तो जो एलिमेंट है उसके एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेगा. तो हर मटेरियल का अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर सकता है वो भी अलग अलग होगा. सो उससे हम लोग बेसिकली ये इन्फर करते हैं कि हर मटेरियल का अपना एक अलग नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा और उसके वजह से हर मटेरियल का कंडक्टिविटी अलग होगा और रेजिस्टेंस इसका अलग होगा. Substances which have large concentration of electrons offer less resistance. They are called good conductors of electricity. So those substances जिसमें large concentration of free electrons है, they are good conductors of electricity. But the substances which have negligible concentration of free electrons, they offer very high resistance and so they are insulators of electricity or poor conductors. Clear बच्चों? तो जो करंट जिसमें ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन है वो करंट को इजीली अलाउ करेगा फ्लो करने के लिए और उसका रेजिस्टेंस है ना, ज्यादा रेजिस्टेंस कम होगा क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसमें. और ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन लेस है,
that will not allow current to flow through it easily, and they will offer high resistance. So they are called insulators or poor conductors of electricity. Clear? किसी को कोई डाउट? बीच में पूछ लिया करो अगर डाउट हो तो. No, sir. अब सेकेंड फैक्टर जिस पे डिपेंडेंट है, दैट इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर. सो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ कंडक्टर. कैसे डिपेंडेंट है? लेंथ पे बात करते हैं. अगर हमारे पास एक ये कंडक्टर है और ऐसा ही एक इससे लंबा कंडक्टर ले लो, अब जब रेजिस्टेंस होता क्यों है ये बताओ. कौन बताएगा, समझाएगा मुझे रेजिस्टेंस क्यों होता है? हम लोग ने बात कर रखा है पहले. Who is going to explain me that what is the cause of resistance? जो दिमाग में आता है बोलो, कोई दिक्कत नहीं है. सही होगा गलत होगा क्या फर्क पड़ता है? किया है हम लोगों ने तो. सर जो करंट जाता है वो और किसी इलेक्ट्रॉन से टकराता है सर, वही होता है रेजिस्टेंस. हाँ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक एंड से दूसरे एंड मूव करता है तो देखो ये क्या होता है, इसमें तुमने लगा दिया एक बैटरी. जब इसके थ्रू अगर एक सेल लगा दिया हमने, तो ये सेल क्या करेगा, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये एंड पॉजिटिव हो जाएगा और ये एंड नेगेटिव हो जाएगा. अब जब ये नेगेटिव एंड है तो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इससे दूर भागेंगे, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस क्या होता है, अट्रैक्ट ईच अदर, है ना. तो ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करना शुरू कर देंगे. मूव करना शुरू कर देंगे मतलब एक्सेलरेट करना शुरू कर देंगे. एक्सेलरेट करना शुरू किया, गाड़ी स्टार्ट हुई, आगे एक्सेलरेट किया, ऊपर आगे पहाड़ मिल गया. इसी तरह पहाड़ बोले तो आयंस मिल गए. पॉजिटिव आयंस जो होंगे जिसमें से फ्री इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया है, वो आयंस तो वहीं पे है ना. अब वो इलेक्ट्रॉन गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन आके इससे टक्कर मार गया. टक्कर मारने पे क्या होता है, कभी भी स्पीड उसका कम हो जाता है, या तो रुक जाएगा या स्पीड कम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का. तो जब स्पीड रुक गया, मतलब वो इलेक्ट्रॉन रुक गया, तो फिर से वो जीरो स्पीड से एक्सेलरेट करना शुरू करेगा और फिर से जाके टक्कर जब तक नहीं लगता है तब तक ये बढ़ता जाएगा. अब अगर कोई रास्ते में कोई भी ऐसा पत्थर नहीं होता, आयंस नहीं होते, तो ये सब इलेक्ट्रॉन इधर से उधर आराम से मूव करके चला जाता ना भाई. तो उसका एक्सेलरेशन होता चला जाता, एक्सेलरेशन होता चला जाता, तो जल्दी पहुंच जाता फ्री इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ कोलिजन्स these electrons will get delayed in going from one end to the other end. धीरे धीरे जाएगा ना, मतलब आगे गया टकराया, उससे स्पीड उसका स्लो होता जा रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है. तो एक एंड से दूसरे एंड जाने में जब टाइम ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो डिले हो गया इलेक्ट्रॉन का इधर से उधर जाना, मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया. तो जितना ज्यादा टक्कर का कोलिजन होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है. क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया रेजिस्टेंस का रीजन? अब ये बताओ, तुमको जाना है इतने लेंथ तक, L लेंथ तक, और यहाँ पे मान लो ये L1 लेंथ तक और ये L2 लेंथ तक जाना है इलेक्ट्रॉन को इस एंड से. अब चांसेस ज्यादा टकराने की कब होगी, जब ज्यादा लंबा रास्ता होगा या जब छोटा रास्ता होगा? लंबा रास्ता होगा, है ना. तो भाई जब ज्यादा लंबा रास्ता होगा तब रास्ते में बचने का तो चांस है ही नहीं, कहीं ना कहीं तो टक्कर लगेगी ही लगेगी, राइट. तो मतलब कोलिजन का चांसेस इंक्रीज कर जाएगा. अगर लेंथ इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, और इंक्रीज कर जाएगा ना, और इंक्रीज. यस सर. तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि लेंथ अगर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? अक्षर, नव्या, दिशा, Yes, sir. दक्ष भैया जिंदा है, सुन रहे हैं? Yes sir, सुन रहा हूँ. दक्ष के फायर बैकेट. हाँ जी बताइए आयुष. सर इसका मतलब अगर लाइक एक 100 मीटर की कॉपर वायर है और एक 5 मीटर की कॉपर वायर है, तो 100 मीटर वाली कॉपर वायर में ज्यादा रेजिस्टेंस होगा. हाँ, यही वजह है कि कहते हैं कि जहां पे तुमने सप्लाई दिया हुआ है इलेक्ट्रिक करंट का, उसके आसपास ही रहना चाहिए. तुम वहां से मान लो तुमने सप्लाई खींच लिया कहीं दूर, मतलब
लेट्स से अभी हम लोग सेक्टर 93 में हैं, गेझा से हम लोग खींच के ले आते हैं तार यहाँ पे, तो वहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, मतलब हमारे यहाँ आते आते करंट हम लोग को कम मिलेगा। और यही अगर बाहर जो पोल लगा हुआ वहां से अगर वायर से खींच लें, मतलब वहां पे ट्रांसफार्मर होगा बेसिकली, वहां से अगर वायर से खींच लेंगे तो वहां पर से कम लॉस होगा हमारे एनर्जी। ठीक है, सो लेंथ इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है। दिस इज क्लियर टू एवरीवन, आई होप। एंड द रीजन इज ऑल्सो, Yes. so this Yes, is sir. directly proportional to length. So resistance is directly proportional to length. If you double the length, the resistance will get doubled. If you halve the length, the resistance will also get halved. So in a long conductor, the number of collision of free electron with positive ions will be more as compared to the shorter one. Therefore, a longer conductor offers more resistance. In fact, the resistance of a conductor is directly proportional to the length L of the conductor. So R is directly proportional to L of the conductor, length of the conductor. Now let's go to the next one. Dependence on thickness of conductor. So in a thick conductor, electron gets larger area of cross section to flow as compared to, अब ये समझो इसको, एक थिन कंडक्टर है और एक थिकर कंडक्टर। अब देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे जो आयंस हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन जब इधर से आएगा जाएगा तो यहाँ पे बिकॉज थिन कंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन्स के पास ज्यादा स्पेस नहीं है मूवमेंट के लिए, तो टकराना तो निश्चित है, टकराएगा ही टकराएगा। और यही अगर कुछ ऐसा है, तो अब अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ से इधर, तो यहाँ पे देयर आर चांसेस कि बिना टकराए चला जाएगा, है ना, ज्यादा स्पेस मिल गया ना, पॉजिटिव आयंस को ज्यादा स्पेस मिल गया, इलेक्ट्रॉन्स को भी ज्यादा स्पेस मिल गया मूवमेंट के, बिकॉज यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा। तो इसके वजह से क्या है कि यहाँ पे बिकॉज कोलिजन का चांसेस कम हो जाता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस इज लेस, R इज लेस, सो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। मतलब थिनर वायर में रेजिस्टेंस ज्यादा है और थिकर वायर में रेजिस्टेंस कम है। एक मिनट बच्चों, सॉरी बच्चों। सो यहाँ पे ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जैसे देख रहे हैं ना, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस एंड एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर थिकर वायर है, मोटा वायर है, तो उसमें रेजिस्टेंस कम होगा, और जो थिनर वायर है ना उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। और यही वजह है कि तुम लोग देखे होगे, जब वायर को तुमने कभी खोल के देखा है, ये जो वायर के ऊपर जो प्लास्टिक का कवर होता है उसको निकाल के देखा है तुमने? सबने देखा होगा। Yes. उसमें बड़े थिन स्ट्रैंड्स होते हैं, बट वो थिन स्ट्रैंड्स क्या होते हैं आपस में ऐसे, मतलब दे आर वो लपेटा हुआ रहता है बिल्कुल, आपस में वो उलझे हुए होते हैं, ब्रेडेड रहते हैं, राइट? Yes. है ना, वो इसीलिए होता है कि जिससे कि उसका बेसिकली ओवरऑल जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो इंक्रीज होता है। मतलब एक सिंगल पतले वायर से हम लोग करेंगे ना तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाए, बट कई सारे वायर्स को अगर हम लोग ऐसे लेकर आ जाएंगे, राइट, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। इसीलिए पतले पतले कई सारे वायर साथ में लगे हुए हैं। हाँ बताओ सर, एक जैसे हमने एक सर्किट बनाया, हाँ और उसमें एक छोटा सा सर्किट, उसमें एक 3 वॉट का बल्ब लगा दिया, ठीक है सर, एंड उसको फिर हमने जो बैटरी और बल्ब को जो कनेक्ट करा, उसमें पहले 2 से 3 स्ट्रैंड्स ऑफ कॉपर वायर लिया, और फिर उसमें लाइक 10 और 12 को एक साथ बांध के अटैच करा, लाइक उससे ज्वाइन करा।
हाँ सर तो जो बल्ब है वो ज्यादा ग्लो करेगा वो 10-12 आवर्स? हाँ, ऑब्वियसली रेजिस्टेंस कम हो जाएगा ना, उसमें फर्क पड़ेगा, उसके जो उसके इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे फर्क पड़ जाएगा, करंट इंक्रीज कर जाएगा। रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट इंक्रीज कर जाएगा, रेजिस्टेंस कम होने से करंट इंक्रीज करेगा, तो उसका जो ग्लो है, जो उसका ल्यूमिनोसिटी है, वो इंक्रीज कर जाएगा। 3 वॉट वाले बल्ब में तो उतना तुमको नहीं पता चल पाएगा, बट हाँ अगर 100 वॉट का बल्ब लोगे तो उसमें तुमको वो डिफरेंस दिखेगा, स्टार्क डिफरेंस होता है। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है इसमें? सबको समझ में आ गया ये रेजिस्टेंस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाला? सो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ द रेडियस, अच्छा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, हम लोग पता है सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि रेजिस्टेंस को मैंने डबल कर दिया, आर से लेके 2r कर दिया, रेजिस्टेंस नहीं, रेडियस को हम लोग डबल कर देते हैं, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा। भाई पाई आर स्क्वायर है, 2r का होल स्क्वायर करोगे तो 4r स्क्वायर हो गया ना, नहीं? तो यहाँ पे एरिया a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर था, बाद में a डैश इज इक्वल टू पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, पाई इंटू 4r स्क्वायर हो गया, मतलब 4 टाइम्स पाई आर स्क्वायर, और विच इज इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया। तो एरिया अगर 4 टाइम्स हो जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया डिनोमिनेटर में, रेजिस्टेंस न्यूमरेटर में है, राइट? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज कर, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। तो अगर एरिया 4 टाइम्स कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स लेस हो जाता है, 1/4 हो जाता है। वही चीज यहाँ पे कह रहा है। सो इफ द रेडियस ऑफ द वायर ऑफ सेम लेंथ इज डबल्ड, its resistance becomes 1/4. Clear बच्चों? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Now dependence on temperature of conductor. भाई टेम्परेचर पे कैसे डिपेंडेंट है कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो क्या होता है, देखते हैं। हमारे पास एक कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे रैंडमली मूव कर रहा था। अब ये इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर, है ना? तुमने क्या किया, अब इस कंडक्टर का टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, कोई बताएगा? रैंडम मोशन इंक्रीज कर जाता है, ऐसा सुने हो ना? किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसमें जो एटम्स हैं, उन एटम्स का रैंडम मोशन इंक्रीज कर जाता है, ऐसा जानते हो ना? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। हाँ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर जिसको कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी उसका बढ़ जाता है, और हर डायरेक्शन में ये रैंडम मोशन में ऐसे ऐसे रैंडम मोशन में मूव करने लगेगा इलेक्ट्रॉन्स। जो ये रैंडम मोशन में मूव करेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था उससे जाके टकराने का चांस बढ़ जाएगा ना उसका। भाई पहले एक जगह था, गेम खेलते होगे ना तुम लोग, जो गेम खेलते हैं हम लोग मोबाइल पे, तो एक जगह कुछ होता है तो उससे तो बच बुच के निकल जाते हैं हम लोग। और यही अगर वो जो एक जब लेवल हाई पे जाते हैं तो देखते हैं कि वो जो था, जो जिससे टकराने से बचना है हम लोग को, वो भी मूव करने लगता है, तो फिर बचना मुश्किल हो जाता है कि नहीं? हो जाता है ना? अरे भाई गेम वाले बच्चों नहीं खेला है ऐसा गेम? भाई हम भी खेले हैं तो तुम तो खेले ही होगे, आई एम श्योर। तो भाई, तो जब हम लोग का टकराना तय हो गया कि हम लोग टकराएंगे, तो मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा ही करेगा। तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, रैंडम मोशन जो होता है, उस रैंडम मोशन से कोलिजन के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं, और उसकी वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है। सो विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर, द रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। एज अ रिजल्ट, द नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन with the positive ions increases, hence the resistance of conductor increases on increase in its temperature. ऑन कर लेना है इसको। क्लियर बच्चों? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. तो दैट मीन्स अभी तुम ये देखो कि रेजिस्टेंस जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। ये तुम लोग को अभी पढ़ना नहीं है, लेकिन तुम ये जान लो कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर।
R इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। मतलब ये टेम्परेचर पे जो डिपेंडेंस है ना उस चीज को बताता है। दिस यू डोंट हैव टू स्टडी इन क्लास 10। अब ये डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। जब तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे ना तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर देगा। ये R0 का मतलब टेम्परेचर एट T इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, केल्विन पे, बेसिकली सेल्सियस नहीं केल्विन होता है, कि 0 केल्विन पे जो टेम्परेचर रेजिस्टेंस है, तो जो फाइनल रेजिस्टेंस किसी टेम्परेचर T पे अगर हम लोग को निकालना है तो R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, मतलब टेम्परेचर के साथ हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है बच्चों? सर मेरे को एक चीज पूछनी थी। बताओ। सर इसी में जो लाइक टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो बताओ, आगे कट गई आवाज। सर हाँ, तो जो वायर होती है सर, कभी कभी होता नहीं है कि लाइक वायर घर पे वायर होती है वो शॉर्ट करके जल जाती है सर। तो जब वो वायर जब जलती है तो सर लाइक उसमें हीट बढ़ जाती होगी, तभी तो लाइक वायर जलती होगी। तो देखो वो अलग कहानी है। वो हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जब करेंगे तो कोई भी वायर के थ्रू जब करंट फ्लो करता है तो उसमें जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। मतलब कितना करंट फ्लो कर रहा है, उसका रेजिस्टेंस कितना है और कितनी देर तक करंट फ्लो कर रहा है, ये टाइम बताता है। ठीक है, तो ये हीट एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। तो जब ये हीट एनर्जी मतलब बहुत देर तक तुम कोई चीज को यूज कर रहे हो तो टी इंक्रीज करेगा, है ना। इस पे भी डिपेंडेंट है कि रेजिस्टेंस कितना ज्यादा है। तो भाई कॉपर वायर्स इसीलिए हम लोग यूज करते हैं क्योंकि उसमें लीस्ट रेजिस्टेंस होता है, तो आर का वैल्यू कम होगा तो एच जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कम होगा, है ना। और अगर ये करंट बहुत ज्यादा आ गया, कभी कभी क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट में होता क्या है, करंट बहुत ज्यादा आ जाता है अचानक से। यस करंट जब बहुत ज्यादा आ गया तो ये एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। बहुत ज्यादा इंक्रीज करने से क्या होगा, वो हीटअप हो जाएगा इतना ज्यादा कि जो उसके बाहर का इंसुलेटर है उस पर आग पकड़ लेता है ना। तो हैवेल्स वायर खरीदना चाहिए जो कि वायर्स विच डोंट कैच फायर, ऐसा बताते हैं ना। पता नहीं कितना सही है बट सर, तो वही जो आपने बोला कि करंट ज्यादा आ जाता है एंड देन फिर वो वायर हीट होने लग जाता है हाँ, सर। तो जब वायर का फिर जब टेम्परेचर बढ़ ही जाता है हीट होने से तो सर उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा उस टाइम पे। तो करंट फिर वो जो इतना करंट आएगा तो उसको काउंटर नहीं कर पाता। ना ना इतना थोड़ा ना काउंटर हो गया कि इतना रेजिस्टेंस हो गया कि उस करंट को कम कर दिया। तो यहाँ पे भी तो तुम, इसमें तो आर का भी तो कंपोनेंट है ना, कि आर भी बढ़ जाएगा ना, तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वो उसको काउंटर नहीं कर पाएगा कि करंट इतना कम हो जाए कि रेजिस्टेंस इतना बढ़ जाए कि ये वैल्यू उतना ही रहे, ऐसा नहीं। ठीक है, अब ये हम लोग आते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब तुम्हारे ऊपर इस पे भी एक क्वेश्चन है फिर से। भाई हमारे पास 3 कंडक्टर है, एक रेजिस्टेंस है। अब ये टेम्परेचर T1 है, टेम्परेचर T2 है, टेम्परेचर T3, और हमने बोला कि भाई T1 is greater than T2 is greater than T3, राइट। T1 is greater than T2, जैसे यहाँ पे बताया हुआ T1 is greater than T2। T1 अगर T2 से ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ऑफ ए और रेजिस्टेंस ऑफ बी में क्या रिलेशन है। पहला ऑप्शन है आर ए इज लेस देन आर बी। दूसरा ऑप्शन है आर ए इज इक्वल टू आर बी। तीसरा ऑप्शन है आर ए इज ग्रेटर देन आर बी। अब मैं फिर से पूछूंगा, आर ए मतलब ये जो ए वाला कंडक्टर है इसका रेजिस्टेंस, आर बी मतलब बी वाले का रेजिस्टेंस, और यहाँ रिलेशन दे रखा है T1 इज ग्रेटर देन T2। अब मुझे बताओ, नमन बताएगा सबसे पहले, नहीं नमन नहीं बताएगा, पहले दक्ष बताएगा, पीछे से शुरू करेंगे। दक्ष बताएगा मुझे सबसे पहले कौन सा ऑप्शन सही है। दक्ष सर फर्स्ट। दक्ष का हो गया ये ऑप्शन फर्स्ट। अच्छा, ऑनसुजा विच ऑप्शन।
Ansuja, are you there? Yes. Tell me which option. So I think it's third. It is Third. third. Okay. Ansuja has said third. Ayush, Yes, sir. बता भाई कौन सा है? First. आयुष भी कह रहे हैं फर्स्ट. और दिशा. So I think it's third. दिशा is saying third. नव्या. So I think it's the third option. वो युवा तो थर्ड जीत रहा है. अक्षत, यस सर. कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? तो एक सेकंड सर. अक्षत सुन ही नहीं रहा था. कहाँ चले गए थे अक्षत? इधर सर मैं एक बार देख रहा हूँ कौन सा सही होगा. देखो देखो. नमन भैया बताइए. नमन बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? नमन. सर ऑप्शन नंबर 3. ऑप्शन नंबर 3 नमन भी बता रहे हैं. अक्षत. सर आई थिंक ऑप्शन नंबर 1. अक्षत बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर 1. इस बार ये ऑप्शन 3 वाले सही है. अब देखो क्या कह रहा है यहाँ पे. टेम्परेचर T1 T2 से बड़ा है. टेम्परेचर जब बड़ा होगा तो अभी हम लोगों ने किया तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर T1 T2 का बड़ा है मतलब RA का रेजिस्टेंस RB से बड़ा होगा ना? नहीं होगा. और ऐसे भी यहाँ पे देखो VI ग्राफ है. VI ग्राफ में A का स्लोप ज्यादा है या B का स्लोप ज्यादा है? कौन ज्यादा स्टीप है? A का स्लोप ज्यादा है ना. दक्ष और आयुष और अक्षत, A का स्लोप ज्यादा है B से, तो रेजिस्टेंस ऑफ A B से ज्यादा होगा. ये भी देख के कर सकते हैं. वैसे टेम्परेचर भी देख लो. टेम्परेचर जिसका ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. तो बिकॉज T1 इज ग्रेटर देन T2, रेजिस्टेंस ऑफ A विल बी ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ B. क्लियर है बच्चों? Yes. यस. बहुत बढ़िया. अब अगली क्लास में मुझे याद दिलाना कि वो मुझे एक क्वेश्चन तुम लोग को करवाना. 2 क्वेश्चन कराना. एक जब एक वायर को हम लोग खींच के डबल कर देते हैं तब क्या होगा, और एक वायर को मोड़ के हाफ कर देते हैं तब क्या होगा. ये कहीं पे लिख लो, मुझे बताना. मैं इसको कराना चाहता हूँ तुम लोग को. आज तो खैर समय नहीं है, हम लोग कर नहीं पाएंगे ना. तो एक बार वो हो जाएगा तब कराएंगे. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. ठीक है. चलो बाय. टेक केयर एवरीवन. बाय. Thank थैंक you. यू सर. Thank you, sir.